हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अपने विविधता के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्याय 2 सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 विविधता एवं भेदभाव के बारे में। तो कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें सिड़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें ऐसी गतिविधियों या समूहों में भाग लेने से रोका जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग अगर हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, हमें गुस्सा आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और भेदभाव क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो एक पूर्वाग्रह होता है। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई धारणा या राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। ग्रामीण लोगों के बारे में प्रचलित पूर्वाग्रह। आधे से ज्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। गांवों के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसलों की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहर की ओर प्रस्थान करते हैं। ये कुछ जो पूर्वाग्रह हैं जो ग्रामीण लोगों के लिए बनाए हुए हैं। अब हम कुछ शहरी लोगों के पूर्वाग्रह भी देख लेते हैं। शहरी लोगों के पूर्वाग्रह। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। ये एक हमारे दिमाग में धारणा बनी हुई है, एक राय बनी हुई है पहले से, इसलिए इसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। तो ये भी एक धारणा है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। ज्यादातर राय नकारात्मक होती है। ज्यादातर राय हैं जो नकारात्मक होती हैं। जैसा कि कथनों में दिया गया है, आलसी और कंजूस। तो सभी लोग ऐसा नहीं होते हैं। इनके अलावा लोगों में के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, इसमें भी हमारा पूर्वाग्रह होता है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस बात से भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है। आप में कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें कि सच्चाई क्या है। यहाँ पर कुछ अवधारणा दी गई है, जैसे वे बहुत ही सुशील है। तो हमारे मन में पहले से पूर्वाग्रह बने हुए हैं, तो वे बहुत ही सुशील हैं। इसका मतलब ये लड़कियों के बारे में बात हो रही है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। तो इसमें भी शायद हमारे पूर्वाग्रह के अनुसार इसमें भी लड़कियों की बात हो रही है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, यानी कि ताकतवर है, तो इसमें लड़कों की बात हो रही है। वे शरारती हैं, तो इसमें भी लड़के हो जाते हैं। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, इस तरह इसमें भी शायद लड़कियों की हमारे मन में पूर्वाग्रह बने हुए होते हैं। इस तरह और भी ये पूर्वाग्रह बने हुए हैं। इस तरह से वे रोते नहीं हैं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। इस तरह के हमारे दिमाग में एक धारणाएं बनी हुई हैं जिसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। धारणाएं कैसे बनती हैं? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं, तो ये हमारे एक मन में
भावना बनी होती है। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है, जैसे कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियों का नहीं है, यानी कि ये काम लड़कियां नहीं कर सकती। तो ये एक हमारे मन में पहले से एक धारणा बनी हुई है। असमानता एवं भेदभाव। जब भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। भेदभाव कई कारणों से होता है, जैसे किसी को कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकना, तो ये उसके साथ भेदभाव हो रहा है। किसी को नौकरी करने से रोकना, किसी मोहल्ले में रहने से रोकना, किसी को हैंडपंप या कुएं से पानी लेने से रोकना, तो ये एक तरह से दूसरे के साथ भेदभाव है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरों कामों के मुकाबले महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें गंदा और अपवित्र माना जाता है। एक जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। अब हम पढ़ लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद किया करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की ओर तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। इस तरह हम डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आगे पढ़ेंगे। भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना कैसे करना पड़ा, ये भाग हमें ये समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। ये अनुभव उनको 1901 में हुआ, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने के लिए गए हुए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत के बच्चे हैं। नीचे ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मुंह से निकल गया, हम महार हैं। बंबई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौंचके रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक गरीब अजीब सी घृणा की भावना उन पर
हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गई और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया कि हम माहिर हैं तो उन सबको पता चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी भेदभाव हुआ है। दलित शब्द जो नीची कही जाने वाली जाति के लोगों को पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। संविधान सभा संविधान को लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य हैं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने ये महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म, त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है। यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, उसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही जरूरी है। ये भारत की उद्देशिका है जो लिखी हुई है। इसमें भारत को धर्मनिरपेक्ष बताया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस पीडीएफ को पाने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।